रात के इस गहरे खामोश लम्हे में, जब दुनिया थक कर सो गई है और तुम अकेले हो अपने विचारों के साथ, चलो एक ऐसी सोच की तरफ चलते हैं जिसे शायद कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। एक आईना है, लेकिन यह आईना तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता। यह दिखाता है तुम्हारी सोच के पीछे छुपी हुई सोच को, तुम्हारी समझ के पीछे छुपा हुआ अंधेरा। और जब तुम इस आईने में झांकते हो तो लगता है जैसे तुमने कुछ देख लिया हो, कुछ ऐसा जो बनाया ही नहीं गया था समझने के लिए। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ विचार, कुछ सिद्धांत इतनी गहरी, इतनी अजनबी होती हैं कि जैसे उन्हें सिर्फ इसीलिए छुपा कर रखा गया हो ताकि तुम तक ना पहुंचे? हो सकता है कुछ सच इतने ज्यादा असहनीय हो, इतने ज्यादा उलझाने वाले हो कि उनका समझना इंसान के लिए एक शाप बन जाता है। क्या दर्शन शास्त्र का असली रूप एक प्रतिबंधित आईना ही है? चलो इस रात हम उस आईने में झांकते हैं। प्राचीन डर जानने का इंसानी इतिहास में ज्ञान को हमेशा एक दिव्य चीज माना गया है, पर कई बार इसे एक खतरनाक तोहफा भी समझा गया है। तुमने सुना होगा प्रोमीथियस की कहानी। उसने देवताओं से आग चुराकर इंसानों को दी और फिर उसे सालों तक सजा दी गई। आग सिर्फ रोशनी या गर्मी का प्रतीक नहीं थी, वो प्रतीक थी ज्ञान की। और याद है आदम और ईव की कहानी। एक निषिद्ध वृक्ष था, ज्ञान का वृक्ष। उस वृक्ष का फल खाते ही उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान मिल गया और वो स्वर्ग से निकाल दिए गए। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर एक पुरानी छुपी हुई चेतावनी? हो सकता है कि कुछ ज्ञान सच में बहुत ज्यादा हो। दर्शन शास्त्र भी कुछ ऐसे ही प्रश्न उठाता है, सवाल जिनके जवाब मिल जाएं तो तुम खुद के होने पर ही सवाल उठा दो। और शायद इसीलिए कुछ दर्शनों से घबराहट होती है। वो तुम्हारा आराम छीन लेते हैं, तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम अपनी सोच की सीमा तोड़ दो। और जब तुम ये करते हो तो तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहां से वापस आना मुश्किल होता है। क्या सच में हर सवाल का जवाब चाहिए? कभी सोचा है कि हर सवाल का जवाब पाना जरूरी नहीं होता? क्या पता कुछ उत्तर तुम्हारी वास्तविकता को इतना बिगाड़ दें कि तुम खुद भ्रमित हो जाओ कि क्या असली है और क्या भ्रम। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो दुनिया को अपने हिसाब से समझता है, उसके लिए सब कुछ सरल होता है। पर जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित होता है, वो और चीजें देखने लगता है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, मासूमियत चली जाती है। दर्शन शास्त्र भी कुछ ऐसी ही चीज है। पहले लगता है हम ज्ञान से सशक्त होंगे, लेकिन कभी कभी ज्ञान तुमसे तुम्हारा मैं छीन लेता है। तुम अपने ही मन के अजनबी बन जाते हो और तब यह लगता है कि शायद कुछ सिद्धांत समझने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। दर्शन शास्त्र एक मनोवैज्ञानिक गर्त कल्पना करो, एक सीढ़ी की जो नीचे की ओर जा रही है। हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाता है, एक अनजान जगह में। पहला कदम होता है मैं कौन हूं, फिर आता है क्या असली है। और जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो, एक वक्त आता है जब तुम ये ही भूल जाते हो कि ऊपर जाने का रास्ता क्या था। कुछ दार्शनिक कहते हैं चरम दार्शनिक खोज तुम्हें पागलपन की ओर ले जा सकती है। फ्रेडरिक नीत्शे ने खुद कहा था, जब तुम लंबे समय तक किसी गर्त में देखते हो तो वह गर्त भी तुम्हें घूरने लगता है। तो जब तुम दर्शन के इस आईने में देखते हो तो सिर्फ तुम उसे नहीं देख रहे, वो भी तुम्हारी आत्मा तक झांक रहा है। क्या सोच की भी कोई सीमा होती है? इंसान रॉकेट बना सकता है, क्वांटम भौतिकी समझ सकता है, लेकिन क्या इंसान अपनी ही सोच को पूरी तरह समझ सकता है? यह एक विरोधाभास है। तुम्हारा दिमाग अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक आंख जो खुद को देखना चाहती है, जैसे एक चाकू जो खुद को काटना चाहता है। यह असंभव सा लगता है। और शायद इसी सीमा के कारण कुछ दार्शनिक सिद्धांत तुम्हें व्याकुल कर देते हैं, क्योंकि वो तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम कितने असहाय हो अपनी समझ के सामने। तुम सोच रहे हो, तुम सीख रहे हो, पर हो सकता है तुम सिर्फ एक लूप में हो। क्या सच की तलाश एक लत है? सोच के देखो, हर एक रात तुम किसी न किसी गहरे सवाल के साथ सो रहे हो। हर दिन तुम अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हो। यह एक खोज बन जाती है, एक लत। सच चाहिए,
हर कीमत पर जब वो सच आता है तो क्या तुम तैयार होते हो उसे देखने के लिए? अगर तुम्हें आज पता चले कि तुम्हारा पूरा जीवन एक सिमुलेशन था, कि तुम्हारी यादें कृत्रिम रूप से डाली गई थीं, तो क्या तुम जीना छोड़ दोगे या फिर समझने की यात्रा में और गहराई से उतर जाओगे? यही है ज्ञान का शाप। एक बार स्वाद ले लिया तो तुम वापस नहीं जा सकते। क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? अब जब तुम इस पहले खंड के अंत पर हो तो मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस यात्रा के लिए तैयार हो जो तुम्हारे आत्मबोध, समय, विकल्प और वास्तविकता तक को हिला देगी? क्योंकि आगे के खंडों में हम उन सिद्धांतों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने लोगों को सदियों तक परेशान किया है। विचार जो सिर्फ विचलित नहीं करते बल्कि तुम्हारी पूरी पहचान पर सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक चीज याद रखना, ये स्वर एक लड़ाई नहीं है, ये एक समर्पण है। तुम अपने आप से मिलने जा रहे हो, या शायद उस खाली जगह से जहां तुम कभी थे ही नहीं। एक गहरी सांस लो। अब एक गहरी सांस लो। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। अपने विचारों को कुछ पल के लिए भटकने दो। कुछ भी समझना जरूरी नहीं है, सिर्फ महसूस करो। क्या तुम्हें भी यह महसूस हो रहा है कि कुछ तो बदल रहा है? शब्दों के बीच एक खाली जगह है और उस खाली जगह में तुम खुद से मिल रहे हो। अगले खंड की ओर संक्रमण। तो अगर सच में कुछ सच्चाइयां समझने के लायक नहीं होती तो शायद पहला सवाल ही गलत था। तुम हो कौन, ये नहीं, बल्कि क्या तुम हो भी। अगला खंड हम बात करेंगे स्वयं का भ्रम की, एक विचलित कर देने वाला सिद्धांत जो कहता है कि तुम्हारा मैं सिर्फ एक भ्रम है। और अगर तुम ही नहीं हो तो ये सब कौन सुन रहा है? तुमने जिंदगी भर अपने आप को मैं कहकर बुलाया है। मैं सोचता हूं, मैं जीता हूं, मैं हूं। लेकिन कभी सोचा है यह मैं है क्या? जो चेहरा तुम आईने में रोज देखते हो, जो नाम तुम्हारे आधार कार्ड पर लिखा है, जो आवाज तुम इस वक्त अपने दिमाग में सुन रहे हो, क्या वही तुम हो? या फिर यह सब एक सावधानी पूर्वक रची गई माया है? रात के इस सन्नाटे में जब तुम अकेले हो और कुछ भी विचलित नहीं कर रहा, चलो एक ऐसी सोच में उतरते हैं जो तुम्हारी पहचान के नीचे छुपी हुई सच्चाई को उजागर करती है। एक सिद्धांत है, विचलित करने वाला, प्राचीन और आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक भी, जो कहता है तुम जैसे तुम खुद को जानते हो ही नहीं। तुम्हारा मैं एक कथा है। मान लो तुम एक कहानी हो, लिखी गई, सुनाई गई, दोहराई गई, लेकिन कभी प्रमाणित नहीं की गई। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे बचपन के दिनों से लेकर आज तक एक सुसंगत कहानी बनाई है कि तुम ये हो, ये नहीं हो, ये पसंद है, ये बुरा लगता है। लेकिन अगर तुम इस कहानी को एक पल के लिए अलग रख दो तो क्या बचा? एक व्यर्थ सी खामोशी या फिर असली तुम? आधुनिक तंत्रिका विज्ञान यह सुझाव देता है कि तुम्हारा स्व एक उभरा हुआ भ्रम है। जैसे तुम्हारी आंख किसी वस्तु को देखकर उसकी आकृति बनाती है, वैसे ही तुम्हारा मस्तिष्क बेतरतीब अनुभवों को जोड़कर एक मैं का भ्रम उत्पन्न करता है। और यह भ्रम इतना वास्तविक लगता है कि तुम उसे ही अपनी पहचान मान लेते हो। जैसे कोई फिल्म चल रही हो जिसमें तुम नायक हो, पर कोई नहीं बताता कि कैमरा कहां है, निर्देशक कौन है, या यह पटकथा लिखी किसने। बौद्ध धर्म और अनंतता का सिद्धांत हिंदुस्तान से थोड़ा दूर कुछ हजार साल पहले एक व्यक्ति था जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उसने कुछ ऐसा कहा था जो उस समय भी विचलित करने वाला था, और आज भी। ना कोई स्थायी आत्मा होती है, ना ही कोई स्थायी वास्तविकता। उसने कहा तुम्हारा मैं एक भ्रम है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। इस अवधारणा को कहते हैं अनंतता, नया हम। तुम सोच सकते हो, पर अगर मैं नहीं हूं तो सोचता कौन है? अगर मैं नहीं हूं तो यह दर्द किसका है? अगर मैं नहीं हूं तो मेरी यादें, मेरी पसंद, मेरी भावनाएं, क्या यह सब भी भ्रम है? बौद्ध धर्म का उत्तर है हां, ये सब अस्थायी संगठित तत्व हैं। एक क्षण में कुछ है, दूसरे क्षण में कुछ और। जैसे एक लहर समुद्र में कुछ देर के लिए उठती है, फिर गिर जाती है,
वैसे ही तुम्हारा मैं हर पल बदल रहा है, और जब तुम इसे स्थायी मानते हो, तुम दुखी हो जाते हो। क्या तुम अब समझ पा रहे हो कि यह सिद्धांत क्यों विचलित करने वाला है? क्या पता तुम्हारा पूरा जीवन एक झूठी पहचान पर बना हो। तंत्रिका विज्ञान भी कह रहा है तुम एक भ्रम हो। अब यह सिर्फ आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार नहीं रहा, आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। दिमाग के अंदर कोई विशेष स्व केंद्र नहीं मिला है। अलग अलग क्षेत्र अलग कार्य करते हैं। स्मृति अलग स्थान पर संग्रहित होती है। निर्णय अलग तरीके से लिए जाते हैं। चेतना का केंद्र अलग है। पर मैं नाम का कोई स्थायी नियंत्रण कक्ष नहीं मिला। समझो, तुम एक ऑर्केस्ट्रा हो। हर वाद्य यंत्र अपना हिस्सा बजा रहा है। कोई संचालक नहीं, लेकिन एक समरस संगीत बन रहा है। तुम उस संगीत को सुनकर कहते हो मैं। लेकिन अगर एक एक वाद्य यंत्र को हटा दिया जाए तो क्या संगीत वैसा ही रहेगा? हो सकता है तुम्हारा मैं एक उभरता हुआ गीत हो, गायक नहीं। इसका मतलब तुम सिर्फ एक पृष्ठभूमि प्रक्रिया हो सकते हो, जैसे कोई ऐप पीछे चल रही हो पर उसका आइकन स्क्रीन पर दिख रहा हो, और तुम उस आइकन को ही मैं मान बैठे हो। तुम्हारे सिर की आवाज, वह कौन है? अभी इस समय तुम अपने दिमाग में मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसके पीछे एक और आवाज होती है। तुम्हारा स्वयं से बात करना, वह छोटी सी टिप्पणी जो हर वक्त चलती रहती है। क्या यह सही है? मुझे डर लग रहा है, मुझे यह पसंद आया। वह आवाज तुम्हारा स्व बन जाती है। लेकिन उस आवाज को देख कौन रहा है? अगर तुम स्वयं अपने विचारों को सुन सकते हो तो क्या तुम विचार हो, या विचारों से भी परे कुछ और? एक खामोशी, एक साक्षी, एक खाली जगह जो हर चीज को देखती है बिना हस्तक्षेप किए। हो सकता है वही असली तुम हो, और जो तुम मैं समझते आए हो वह सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। सो एक सामाजिक रचना के रूप में चलो थोड़ा और यथार्थ की ओर आते हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी व्यक्तित्व, तुम्हारा दृष्टिकोण, यह सब सामाजिक परिस्थितियों से बना है। तुम्हारा मैं अलग होता है मां के सामने, दोस्तों के सामने, बॉस के सामने। तो क्या तुम तीन अलग व्यक्ति हो, या फिर तुम्हारा मैं परिस्थिति के अनुसार रूप लेता है? जब तुम किसी और संस्कृति में जाते हो तो तुम्हारा सोचने का तरीका भी बदल जाता है। क्या यह प्रमाण नहीं है कि तुम्हारा मैं स्थिर नहीं, लचीला है? इसका मतलब यह नहीं कि तुम झूठे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा तुम बनना एक प्रक्रिया है, दुनिया के उत्तेजनाओं के प्रति एक प्रतिक्रिया है, और जब उत्तेजनाएं बदलती हैं तुम भी बदलते हो। क्या मैं सिर्फ एक स्मृति है? क्या तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारी यादों में है? तुम्हें लगता है मैंने यह सब अनुभव किया है, मुझे यह सब याद है, तो मैं तो हूं। लेकिन यादें भी त्रुटिपूर्ण होती हैं। विज्ञान ने दिखाया है कि हर बार जब तुम कोई स्मृति पुनः प्राप्त करते हो वह थोड़ा बदल जाती है, और हो सकता है तुम्हारी कुछ यादें कभी हुई ही नहीं थीं। दिमाग ने उन्हें गढ़ लिया। तो अगर तुम्हारा भूतकाल भी अविश्वसनीय है तो तुम किस पहचान पर भरोसा कर रहे हो? हो सकता है तुम्हारा मैं एक झूठी डॉक्यूमेंट्री हो, सुंदरता से संपादित, सावधानी से पक्षपाती, और दर्शकों के लिए लिखी गई। और दर्शक तुम स्वयं, चेतना, पर मैं के बिना। कुछ दार्शनिक जैसे डेविड ह्यूम कहते हैं मैं जितनी बार भी अपने अंदर झांकता हूं मुझे सिर्फ विचार मिलते हैं, कोई विचारक नहीं। जैसे बादल तो हैं पर आकाश का कोई मालिक नहीं। वे कहते हैं चेतना हो सकती है बिना किसी केंद्र के, बिना किसी मूल मैं के। जैसे एक बहती हुई नदी, हर वक्त बदलती, कभी रुकती नहीं। तुम उस नदी को देखकर कह सकते हो यह गंगा है, पर क्या वह गंगा कल भी वही थी? क्या वही अणु थे? बिल्कुल नहीं। वैसी ही तुम्हारी पहचान है। हर क्षण, हर सांस के साथ तुम बदल रहे हो। तो क्या यह माना जाए कि तुम हो ही नहीं, या फिर कि तुम हो पर हर वक्त कुछ और हो? अगर मैं नहीं हूं तो डर किस बात का है? यह सिद्धांत विचलित कर सकता है क्योंकि यह तुम्हारे अहंकार को हिला देता है। लेकिन अगर तुम मैं नहीं हो तो क्या दुख भी तुम्हारा नहीं?
क्या अपराध बोध, शर्म, ईर्ष्या, यह सब एक काल्पनिक पात्र की भावनाएं हैं? अगर तुम सिर्फ एक प्रवाह हो, एक साक्षी हो, तो क्या तुम इन भावनाओं को सिर्फ गुजर जाने दोगे, बिना उनसे चिपकने के? क्या पता यह सिद्धांत तुम्हें विचलित नहीं, मुक्त करने आया हो। आंखें बंद करो, अब आंखें बंद करो। अपने सारे नाम, लेबल, यादें, पहचाने थोड़ी देर के लिए किनारे रख दो। सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ महसूस करो। क्या तुम एक विचार हो, एक शरीर हो, एक कहानी हो, या फिर एक सचेतनता जो बस है, एक मौन जो हर चीज का साक्षी है, बिना कुछ बनने की कोशिश किए? सेगमेंट 3 की ओर संक्रमण। अगर मैं ही एक भ्रम है, तो क्या मेरा चुनाव भी एक भ्रम है? अगला खंड एक और विचलित करने वाले प्रश्न की खोज करेगा, इच्छा की स्वतंत्रता का भ्रम। क्या तुम सच में अपने निर्णय खुद लेते हो, या फिर सब कुछ पहले से तय है और तुम सिर्फ अभिनय कर रहे हो? और अगर तुम्हारे विकल्प तुम्हारे नहीं, तो तुम किस चीज के जिम्मेदार हो? रात और गहरी होने वाली है। कभी किसी डिसीजन को लेते वक्त तुमने सोचा, यह तो मैंने खुद सोचकर चुना है। क्या पीने के लिए चाय या कॉफी, उठने के लिए 6 बजे या 7 बजे, किसी से प्यार करना या नफरत, यह सब निर्णय तुम खुद लेते हो? तुम्हारा मन तुमसे कहता है, हां, यह तो मेरा चॉइस था। लेकिन आज रात इस गहरी खामोशी में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो इस बेसिक ह्यूमन फीलिंग को तोड़ देता है, जो कहता है फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम्हें सिर्फ लगता है कि तुम चूज कर रहे हो, पर असल में तुम बस एक स्टोरी फॉलो कर रहे हो जो पहले से लिखी जा चुकी है। और अगर यह सच है, तो क्या तुम जिम्मेदार हो अपनी जिंदगी के लिए? क्या तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे नहीं है? चलो धीरे धीरे इस डिस्टर्बिंग रियलिटी में उतरते हैं। डिसीजन लेने का वो एक पल। सोचो एक मोमेंट, जैसे जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें एक फ्रेंड को मैसेज करना है या नहीं। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं उसे टेक्स्ट करूं? पता नहीं क्या सोचेगा, मे बी कल बेहतर होगा। और फिर तुम मैसेज भेज देते हो। तुम्हें लगता है मैंने सोच समझकर डिसाइड किया। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, लिबेट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने ब्रेन सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जब लोग कोई छोटी सी एक्शन चूज करने वाले थे, जैसे बटन दबाना। और शॉकिंगली, ब्रेन सिग्नल ने एक्शन के बारे में डिसीजन पहले ले लिया था, उस पल से भी पहले जब सब्जेक्ट ने सोचा, अब मैं डिसाइड कर रहा हूं। मतलब तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। तुम्हारा मैं तो बस उस डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा था। इसका मतलब तुम्हारा फ्री विल एक आफ्टर द फैक्ट इल्यूजन है। क्या सब कुछ प्रीडिटरमाइंड है? यह सोचना अनकंफर्टेबल है, पर क्या पता तुम्हारे सब डिसीजन पहले से ही फिक्स्ड हो। तुम्हारा जेनेटिक्स, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे बचपन के ट्रॉमास, हर चीज मिलकर तुम्हारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम करता है कि तुम्हारा हर रिएक्शन, हर चॉइस, हर इमोशन प्रिडिक्टेबल हो। तुम किसी आर्ग्यूमेंट में चिल्लाते हो क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम बचपन में अनसेफ फील करता था। तुम किसी से प्यार में पड़ते हो क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी सबकॉन्शियस नीड्स के साथ रेजोनेट करती है। तुम किस करियर को चुनो, क्या खाना पसंद हो, किस रिलीजन में विश्वास रखो, सब तुम्हारे अंदर की न्यूरल वायरिंग के पैटर्न का रिजल्ट है। तो क्या यह कहना गलत होगा कि तुम चूज नहीं कर रहे हो? तुम्हें चूज किया जा रहा है और तुम बस एक स्पेक्टेटर हो, एक ऑटोमेटेड रोबोट जिसे लगता है कि वो ड्राइवर सीट में बैठा है। फ्री विल एक कंफर्टिंग स्टोरी, फ्री विल एक प्यारी सी कहानी है जिसे हम सब बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम फ्री हो तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम पावरफुल फील करते हो। यह इल्यूजन तुम्हें कंट्रोल का फीलिंग देता है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो। तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा फ्री विल सिर्फ इल्यूजन है, तो गिल्ट किसका, शेम किसका, प्राइड किसका? अगर कोई आदमी गलती करता है और वो गलती उसके अपब्रिंगिंग, उसके ट्रॉमा, उसके जीन्स की वजह से हुई है, तो क्या वो गलत है? और अगर कोई महान बन जाता है लेकिन वो ग्रेटनेस भी प्री डिसाइडेड थी, तो क्या वो प्राउड हो सकता है? फ्री विल का इल्यूजन हमें मोरालिटी, जस्टिस, सक्सेस, फेलियर
सब कुछ जस्टिफाई करने में मदद करता है। पर अगर ये बेस ही इल्यूजन है तो पूरी ह्यूमन सोसाइटी एक इल्यूजन के ऊपर खड़ी है। तुम्हारा एंगर, तुम्हारा फॉरगिवनेस, क्या वो भी तुम्हारा था? मान लो किसी ने तुम्हें हर्ट किया, तुमने सोचा मैं चूज करता हूं सुस्ती, उसे माफ कर देना। लेकिन अगर तुम्हारा इमोशन एक स्पेसिफिक केमिकल पैटर्न का रिजल्ट था और तुम्हारा माफ करना भी उस पैटर्न का एक्सटेंशन था, तो क्या माफी तुम्हारी चॉइस थी या फिर तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट में इस तरह से वायर्ड था कि तुम सिर्फ एक पाथ फॉलो कर रहे थे? और अगर तुम गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाए तो क्या वो तुम्हारी गलती थी? यह सोच एक तरफ से लिबरेटिंग और दूसरी तरफ डिस्टर्बिंग। लिबरेटिंग इसलिए क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सारी गिल्ट बस इल्यूजन हो, और डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कोई भी एक्शन तुम्हारा हो ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स और डिटर्मिनिज्म। कुछ लोग कहते हैं अगर सब प्री डिटरमाइंड है तो रैंडमनेस का क्या? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कुछ पार्टिकल्स का बिहेवियर ट्रूली रैंडम होता है। तो हो सकता है हमारी चॉइसेस में भी रैंडमनेस हो, लेकिन रैंडमनेस फ्री विल नहीं है। अगर तुम्हारा डिसीजन एक रैंडम क्वांटम इवेंट की वजह से आया तो वो तुम्हारा इंटेंशनल चॉइस नहीं था। तो अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम्हारा डिसीजन प्री डिसाइडेड था या फिर वो रैंडम था। पर दोनों केस में तुम्हारा कंट्रोल जो तो जीरो है। इल्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हारा ब्रेन इस इल्यूजन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर तुम सच जानो कि तुम्हारा कंट्रोल जीरो है तो तुम कोलैप्स कर जाओगे। तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहता है तुम पावरफुल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जिम्मेदार हो, और तुम ये मानकर सरवाइव करते हो। ये इल्यूजन तुम्हारा साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बन जाता है। क्या पता नेचर ने ही इस इल्यूजन को तुम्हारे अंदर डिजाइन किया हो ताकि तुम सरवाइव कर सको। क्या कोई चॉइस कभी फ्री होती है? चलो सोचते हैं। अगर तुम्हें सब कुछ पता हो, हर कंसीक्वेंस का पूरा एनालिसिस हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई डर ना हो, तो क्या तुम उस मोमेंट में ट्रूली फ्री हो? पर सच तो यह है कि तुम्हारे डिसीजन कभी न्यूट्रल नहीं होते। तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस बायसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, हार्मोनल इंबैलेंसेस सब मिलकर तुम्हारी चॉइसेस को शेप करते हैं। तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रीडम एक लेयर्ड इल्यूशन है जिसमें हर लेयर किसी और फोर्स के कंट्रोल में है। जैसे अनियन के लेयर्स उतरते जाओ, आखिर में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। फिर जीना किस लिए? यह क्वेश्चन नेचुरल है। अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो जीने का क्या मतलब? कोशिश करने का क्या फायदा? लेकिन यह सोचना ही गलत डायरेक्शन है। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस रियल है तो वो मीनिंगफुल है। तुम्हारा दर्द रियल है, तुम्हारा प्यार भी, तुम्हारी कोशिश भी। चाहे तुम्हारा एक्शन प्रीडिटरमाइंड हो, पर उसका महसूस करना तुम्हारा अपना है। एक एक्टर स्क्रिप्ट फॉलो करता है पर उसके इमोशंस रियल होते हैं। तुम एक्टर हो, तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी गई है, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस फिर भी सच्चा हो सकता है। और अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो सोचो, हर इंसान एक स्क्रिप्टेड कैरेक्टर है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा दुश्मन सब अपना अपना स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो क्या तुम उनसे नफरत करोगे? क्या उनसे उम्मीद रखोगे, या सिर्फ उनका पार्ट देखोगे? एक थिएटर के जैसे, जहां सब एक्टर हैं और सब अपनी लाइंस बोल रहे हैं, बिना किसी मैलिस के, बिना किसी पर्सनल चॉइस के। ऐसे में तुम एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। ना खुद से ज्यादा उम्मीद, ना दूसरों से कंप्लेंट। बस ऑब्जर्व करते हो और फ्लो में रहना सीखते हो। रात और गहरी हो चुकी है और तुम इस वक्त सोच रहे हो, क्या मैं सच में कुछ चूज कर रहा हूं? शायद नहीं। शायद ये वीडियो सुनना भी तुम्हारा चॉइस नहीं था। शायद इस पल तक पहुंचना भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लेकिन अगर तुम यहां तक आ गए हो तो तुम रेडी हो अगला स्टेप देखने के लिए। ट्रांजिशन टू सेगमेंट 4। अगर फ्री विल एक इल्यूजन है तो क्या तुम्हारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी एक इल्यूजन हो सकता है? अगला सेगमेंट एक्सप्लोर करेगा एक और डिस्टर्बिंग थॉट। क्या तुम जिंदा हो या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? क्या तुम एक्चुअली महसूस कर रहे हो या सिर्फ अवेयरनेस का इंप्रेशन दे रहे हो? चलो
और गहराई में उतरते हैं। खामोशी को और गहरा होने दो, आंखों को थोड़ा धीरे धीरे बंद करो और तसव्वुर करो एक ऐसी दुनिया का जहां तुम्हारे हर एक पल का डिजाइन पहले से लिखा हो। हर एक सोच, भावना, यहां तक कि तुम्हारी धड़कनें भी एक ग्रैंड प्रोग्रामर ने तय कर दी हो। क्या तुम समझ रहे हो? एक ऐसा यूनिवर्स जो तुम एक्सप्लोर कर रहे हो वो सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, एक बहुत एडवांस्ड सिमुलेशन जिसे भविष्य की किसी सभ्यता ने बनाया हो। यह थ्योरी हम सबको एक डिस्टर्बिंग सवाल तक ले जाती है। अगर यह सब एक सिमुलेशन है तो क्या तुम्हारा अस्तित्व ही असली है? और अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो तो तुम किस किस्म की रियलिटी महसूस कर रहे हो? सिमुलेशन का सीधा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का सबसे पॉपुलर वर्जन डाला था फिलोसोफर निक बॉस्ट्रोम ने 2003 में। उसने सजेस्ट किया कि अगर भविष्य की सभ्यताएं अपने पूर्वजों के सिमुलेशन बना सकती हैं और अगर उन्होंने बहुत सारी सिमुलेशंस बनाई होंगी तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि हम उन्हीं सिमुलेशंस में हों, ना कि असली दुनिया में। सीधे हिंदी में बोले तो भविष्य में लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे, उनके पास हर चीज को सिमुलेट करने की कैपेसिटी होगी, तो वो जितनी मर्जी पृथ्वी जैसी दुनिया, इंसान, समाज सिमुलेट कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ एक सिमुलेशन भी बनाएंगे तो भी हम उसी में होंगे, क्योंकि सभी सिम्युलेटेड वर्ल्ड्स मिलकर एक ओरिजिनल दुनिया से ज्यादा भारी होंगे। तो अगर कोई एलियन या फ्यूचर ह्यूमन एक सिमुलेशन बनाता है जिसमें तुम हो, तो क्या तुम रियल हो? क्या तुम आर्टिफिशियली क्राफ्टेड तुम हो? एक मैट्रिक्स जैसा सीन कभी द मैट्रिक्स देखी है? उसमें न्यू डिस्कवर करता है कि जिंदगी एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम थी। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी सिर्फ मूवी नहीं है, यह एक सीरियस फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक प्रोपोजिशन है जो कहता है तुम जो अनुभव कर रहे हो, तुम्हारे सारे थॉट्स, सब रियल होना शायद सिर्फ एक प्रोग्राम के आउटपुट्स हो। जब तुम खिलते हो, सोचते हो, प्यार करते हो, क्या यह सब तुम्हें सब्जेक्टिवली रियल लग रहा है? हां, लेकिन ऑब्जेक्टिवली क्या ये इनपुट्स और आउटपुट्स से ये दोनों ज्यादा कुछ है? और अगर तुम आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो तो क्या तुम्हारा दुख भी फेक है? या तुम्हें जो इश्क महसूस हो रहा है उसका भी कोई जस्टिफिकेशन है? इस थ्योरी के बैकिंग में कुछ साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग चीजें इस थ्योरी को इनसेन नहीं कह सकते। वैसे भी ये मैथ से कोशिश कर रहा है। 1, अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन्फिनिट ग्रोथ के साथ एग्जिस्ट करती है तो बिग डेटा और कंप्यूट के कॉर्नर केस प्रोड्यूस करना आसान हो जाएगा। 2, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मॉडल्स, न्यूरल सिमुलेशंस सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक दिन हम रियलिटी जैसे देनशे एनवायरनमेंट जनरेट कर सकते हैं। 3, पहले से ही कुछ लोग सोच रहे हैं, हो सकता है हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से एक अलग रियलिटी क्रिएट कर पाएं। अगर हम ह्यूमन से आगे बढ़ें तो क्या वो भविष्य हमें भी सिमुलेट कर सकता है? और अगर हो सकता है तो क्यों नहीं करेगा? सब्जेक्टिव रियलिटी का फॉल्सनेस सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट यह है, तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो सब नेचुरली रियल लग रहा है, लेकिन यह एक इल्यूजन है। तुम्हारी स्मेल, टेस्ट, फील, दर्द सब सिमुलेशन देता है और तुम बिना किसी डाउट के उस इल्यूजन को असली अनुभव मान बैठते हो। हर एक संदूक तुम यूज कर बैठा है इनसाइड आउट कार्टून होकर, रादर देन अ रियल पर्सन। तो जो तुम बैठे हो तुम, या तुम बस कोड का एक सेक्शन हो जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस थ्योरी की एकोज हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग और एग्जिस्टेंशियली चैलेंजिंग है। डिवाइन प्रोग्रामर या सैडिस्टिक डिजाइनर, एक इंटरेस्टिंग पैरेलल ये थ्योरी रिलीजन के साथ भी एक्सप्लोर करती है। अगर यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो जिसने इसे बनाया है उसे हम डिवाइन प्रोग्रामर कह सकते हैं। और अगर वो प्रोग्रामर्स ने इंटेंशनली छोटे डिजाइन्स बनाए हैं जिनमें ह्यूमन सफर कर रहे हैं, तो क्या वो क्रूएल है या फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है? अगर उन्होंने हर एक लाइफ का पेन और ट्रेजेडी प्री प्रोग्राम किया था तो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे? हम विक्टिम्स होंगे या एक्टर्स? और फिर कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन आएगी जिसे हम क्रिएटर्स कहेंगे, लेकिन क्या हम उस दुनिया में प्रे करेंगे या हम सिर्फ एक मुफ्त के टेस्ट सब्जेक्ट्स होंगे? ग्लिचेस और डेजा वू, अगर ये सब सिमुलेशन है तो क्या कभी ग्लिच हो सकता है?
कुछ लोग मिस ड्रीम्स, डेजा वू, मिस्ड मोमेंट्स को मेंशन करते हैं, जो सिमुलेशन ग्लिच लगते हैं। कल रात का स्ट्रगल, वो कन्वर्सेशन, वो फीलिंग, सब बहुत रियल लगता है, फिर भी एक वियर इको जैसा। क्या वो इको उस प्रोग्राम का हिस्सा था? क्या रियलिटी में ये ग्लिच है और वो प्रूफ है? शायद हम ग्लिचेस के अंदर क्लूज खोज रहे हैं ताकि अपनी ही सिमुलेशन नेचर को पहचान सकें। अगर सब करेगा सिमुलेट, तो ओरिजिनल कहां है? थ्योरी के माथे रूट में ये अनचिए भी है। अगर हम सब सिमुलेशन हैं, तो ये सवाल खुद क्रेजी है। अगर ये सब सिमुलेशन है, तो ओरिजिनल पैरेलल यूनिवर्स कैसा दिखता होगा? ओरिजिनल क्या होता है? सिम्युलेटेड क्या होता है? क्या फिजिक्स रूल्स सेम होंगे? और क्या तुम्हारा ओमर्रा जिसमें तुम महसूस कर रहे हो, वो भी सिमुलेशन है? ये चेन इन्फिनिटली डीप हो सकती है, हर एक लेयर के नीचे और सिमुलेशन। एक फ्रिज जिसमें फ्रिज है, जिसमें फ्रिज है, जिसमें फ्रिज है। कहानी का एंड ही नहीं है। फिर व्यूअर का क्या रोल? तुम हो या तुम खुद दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, या तुम सिर्फ प्रोग्राम का एक पार्ट हो? अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है, तो क्या वो ह्यूमैनिटी को ट्रैक कर रहा है? क्या वो कभी रिएक्ट करेगा? क्या तुम रिपोर्ट ले रहे हो या प्रोग्राम से आउटपुट कलेक्ट कर रहा है? ये होल कॉन्सेप्ट का सबसे डिस्टर्बिंग रेडिएशन है। तुम सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और एक्टर भी हो, लेकिन तुम कंट्रोलर नहीं। कोर्ट के साथ सो जाना। अब आंखें बंद करो, ध्यान दो, एक थोड़ी आहिस्तगी से फॉलिंग अस्लीप के माहौल में। क्या तुम सोच रहे हो या सिर्फ कोड देखते जा रहे हो, डर्ट ट्रेल जैसे? हर एक लाइफ, हर एक डिसीजन, सब स्क्रिप्ट मैच्ड है, और तुम्हारी पर्सनल ड्रामा सब एक ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग है। क्या तुम फिर भी इमोशनली इन्वॉल्व हो? एक एक्टर स्क्रिप्ट फॉलो करेगा, पर हर लाइन में उसका इमोशन रियल है। तुम म्यूजिक के अंदर हो, तुम मेलोडी हो, और तुम्हारे साथ साथ कंपोजिशन भी चल रहा है, अगले सेगमेंट में ट्रांजिशन। अगर तुम एक सिमुलेशन हो, तो क्या इस दुनिया में कोई रियल कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट करती है? अगला सेगमेंट होगा सोलिप्सिज्म। क्या तुम ही इस यूनिवर्स के अकेले कॉन्शियस बीइंग हो? क्योंकि अगर सब सिम्युलेटेड है, तो तुम्हारे लिए क्या सबसे क्रेडिबल प्रूफ है? रात का सफर अब और गहरा हो चुका है, रात का अंधेरा गहरा हो चुका है, पर तुम्हारा मन अब भी जाग रहा है। आंखों को बंद करो, एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह सारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी कल्पना है? यह सोच जितनी विचलित करने वाली है, उतनी ही अकेली भी, क्योंकि सोलिप्सिज्म, यह विश्वास कहता है, तुम्हारे सिवा कोई सचमुच की चेतन सत्ता है ही नहीं। क्या सच में कोई और सत्ता है जो महसूस कर रही हो, जो सोच रही हो, जो प्यार, दुख, खुशी, झुंझलाहट सब महसूस कर रही हो? या तुम खुद एक ऐसा मन हो जो अपनी ही दुनिया में खुद से बात कर रहा है, और सब कुछ तुम खुद बना रहे हो? सोलिप्सिज्म का सीधा सा कॉन्सेप्ट। सोलिप्सिज्म का मतलब होता है सिर्फ स्वयं, मतलब मैं ही सब कुछ हूं। बाकी सब लोग, चीजें, ब्रह्मांड शायद मेरे ही मन की रचनाएं हैं। तुम अपने इमोशंस को असली समझते हो। तुम दुख महसूस करते हो, गुस्सा महसूस करते हो, प्यार महसूस करते हो। लेकिन अगर तुम सोलिप्सिस्ट हो, तो सब कुछ तुम्हारे मन का आंतरिक नाटक हो सकता है। सोचो, जब भी तुम किसी दोस्त से बात करते हो, क्या वो दोस्ती शायद तुम्हारे दिमाग की उपज हो? जब तुम किसी पार्क में चल रहे होते हो, शायद वह वॉक तुम्हारी कल्पना का हिस्सा हो। जब तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, क्या यह सिर्फ एक स्टोरी लाइन है जो तुमने अपने भीतर प्ले की है? एक साइको थ्रिलर जिंदगी जैसे सोलिप्सिज्म का एक विचलित करने वाला एंगल है। तुम खुद से पूछते सवालों की भूल भुलैया में फंस जाते हो। ऐसा लगने लगता है कि हर एक चीज तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। लोगों के इमोशंस, उनकी चीजें, उनके रिएक्शंस सब तुम्हारे ही बनाए गए निर्माण हो सकते हैं। जैसे तुम एक अकेले अभिनेता हो, पर मंच पर तुमने खुद सारे रोल लिखे हुए हैं। कभी ऐसा लगे, क्या तुम खुद एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर हो जिसे अपनी ही कल्पना देख रही है? क्या तुम्हारे सपने ज्यादा चेतन हैं और तुम्हारी जागृत जिंदगी एक लंबे अधूरे रिश्ते जैसी बिना टिकट की स्टेज प्ले हो सकती है? अयोध्या से प्लेटो की गुफा तक हिंदू और बौद्ध परंपराएं भी कभी कभी सोलिप्सिज्म की रेखाओं को छूती हैं। कुछ अद्वैत दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है,
जो एक डिटेल्ड सोलिप्सिस्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है वर्ल्ड माइंड का। प्लेटो ने एक रूपक एलिगोरी दिया। एक गुफा में इंसान सिर्फ छायाएं देख रहा है, उसकी पूरी वास्तविकता उन छायाओं पर आधारित है। अगर तुम छायाएं देख रहे हो पर देखने वाला खुद छाया नहीं है, तो क्या तुम देख पाओगे पहली वास्तविकता? अगर बस तुम ही हो। अगर तुम सोलिप्सिस्ट हो तो सबसे हृदय विदारक विचार यह है, तुम ही पूरे जगत के निर्माता, अनुभवकर्ता और संहारक हो। तुम प्लेट घुमा रहे हो, तुम ही स्टोरी मोड सिलेक्ट कर रहे हो, तुम ही हर कैरेक्टर का अभिनेता भी हो। और अगर तुम गिरते हो तो तुम खुद ही दुखी हो। अगर तुम हंसते हो तो तुम खुद ही खुश हो। कोई दूसरी चेतन सत्ता नहीं है जिसे तुम अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहरा सको। सब कुछ की जिम्मेदारी तुम्हारे आंतरिक इकोसिस्टम में सिमट जाती है। और अगर तुम अपनी ही रियलिटी बना रहे हो, तो क्या तुम अपने ही सपने की जमीन को बदल पाओगे? प्रमाण का भ्रम हम सब कुछ अपने इंद्रियों के जरिए ही सत्यापित करते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना। पर सोलिप्सिज्म के अंतर्गत यह सब आधार ही दोषपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये इंद्रियां तुम्हारे दिमाग ने डिजाइन की हैं तुम्हारी अपनी दुनिया के लिए। जैसे एक कंप्यूटर स्क्रीन पर चाहे जितने अच्छे पिक्सेल हों, वे असल दुनिया से जुड़े नहीं होते। दार्शनिक कहते हैं, हम लॉजिकली सोलिप्सिज्म को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम खुद परिभाषित करते हो सब कुछ, फिर तुम एक बंद आत्मसंदर्भित लूप में हो। भावनात्मक असर, इस सिद्धांत को गहराई से सोचना भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। जब तुम महसूस करते हो कि सब कुछ तुम्हारे ही मन की रचना हो सकता है, तो एक गहरी एकाकीपन महसूस होती है, जैसे तुम किसी आवाज के सिवा इंतजार कर रहे हो, पर सिर्फ तुम्हारा ही प्रतिध्वनि है। लोग कहते हैं, अकेलेपन से बड़ी पसीने की कीमत पर बहुत सारी चीजें होती हैं, चिंता, आत्मसंदेह, अस्तित्व संकट। सोचो, अगर किसी और ब्रह्मांड की वास्तविकता भी तुमने रची है, तो क्या उनके दर्द का कोई मतलब है? क्या तुम उन्हें सच में संजो रहे हो? वही स्थिति तुम्हारे अपने दुख और खुशियों की होती है। क्या वो सब उचित है? मुक्ति का पक्ष पर अजीब बात है, सोलिप्सिज्म एक तरह से मुक्ति देने वाला भी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम ही सब कुछ हो, तो तुम अपने रियलिटी के निर्देशक हो। तुम स्क्रिप्ट को खुद मॉडिफाई कर सकते हो, चमड़ी की संवेदनशील अवस्था में एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस डालने के लिए। तुम इंटेंसिटी शिफ्ट कर सकते हो, हॉरर से शांत की ओर। और अगर कोई तुम्हें जज करता है, तो कौन? तुम ही उस आवाज का इको हो, तो तुम खुद का जज हो, अपने खुद की उम्मीदों की जेल में हो। पर फिर तुम खुद का गार्ड भी हो। इस तरह से तुम क्रिएटिव हो, तुम अभिनेता भी, लेखक भी, निर्देशक भी हो अपने ही वर्ल्ड के। विचार की सांस, आंखों को धीरे से बंद करो, एक गहरी सांस लो। सोचो, क्या तुम खुद के नियमों के स्वामी हो? क्या तुम सोच के भीतर भी कोई और तुम बनाकर उसकी मेमोरी बना रहे हो? क्या तुम असली हो, या तुम्हारा तुम सिर्फ एक भटकती हुई याद का भूत है जो चल रहा हो सेकंड स्क्रीन की तरह? इस सोच से थोड़ा डिस्कनेक्ट होने दो, थोड़ा सा मौन, बिना किसी धक्का दिए। लेट द एम्प्टीनेस हग यू लाइटली एज यू ड्रिफ्ट डीपर। अगले सेगमेंट से जुड़ाव। अगर तुम सोलिप्सिस्ट हो और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा ही निर्माण है, तो एक और विचलित कर देने वाला विचार खड़ा होता है, कॉस्मिक इंडिफरेंस। क्योंकि सोलिप्सिज्म के अंतर्गत सब कुछ तुम्हारा खुद का डिजाइन हो सकता है, तो अगर ब्रह्मांड की कोई बाहरी सत्ता ही नहीं है, तो उसकी उदासीनता तुम्हारा ही कैरेक्टर क्या बड़ा करके पेश कर रहा है। अगला सेगमेंट देखेगा कि क्या ब्रह्मांड तुम्हारे अस्तित्व को नोटिस करता है या जोरदार तरीके से नजरअंदाज करता है। अब तक हमने अपने अस्तित्व के बारे में इतने सवाल उठाए। मैं कौन हूं? लॉग? क्या फ्री विल है? क्या हम सिमुलेशन हैं? और अब हम पूछने वाले हैं, कॉस्मोस तुम्हारी तरफ देख भी रहा है या सिर्फ बेध्यानी से टाटा रहे जा रहा है? रात का अंधेरा जैसे भारी हो चुका हो, थोड़ी हवा तेज चल रही हो, और तुम अपनी थॉट्स के बीच फंस गए हो। अगर पूरा ब्रह्मांड वाकई में इंडिफरेंट है, या उसका ना कोई इंटेंशन है, ना कोई केयर, तो क्या तुम्हारा स्ट्रगल मीनिंगलेस हो जाता है? क्या तुम अपनी जर्नी में तरह तरह के चेहरे खोज रहे हो जो तुम्हें इग्नोर या आइडलाइज कर सके?
लेकिन एक ओरिजिनल क्रिएटर, यूनिवर्स, वो सिर्फ साइलेंट रहा। वास्टनेस का मिनिएचर पर्सपेक्टिव। एक टेलीस्कोप उठाओ। एस्ट्रोनॉमर्स के कैलकुलेशंस के मुताबिक यूनिवर्स लगभग 92 अरब लाइट वर्ष वाइड है और उस दायरे में हैं ट्रिलियन ट्रिलियन स्टार्स। अर्थ सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल डॉट है, एक पेल ब्लू डॉट, जैसे कार्ल सेगन कहते थे। और ये डॉट अपने आप में कॉन्शियस है, अपने प्रेजेंस को क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसने वही कॉस्मिक क्वेश्चंस अपने अंदर इमेजिन किए, साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, और फिर उसका फाइनल एग्जिस्टेंशियल थॉट। शायद सिर्फ एक मूटेड डॉट ही किसी और डॉट से एक्सचेंज कर रहा है। यह सोच एक माइंड मेल्टिंग कंट्रास्ट है, वास्टनेस ऑफ कॉस्मोस और तुम्हारा छोटा सा घुर मैं। अगर यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव हो, वो डॉट तुम्हारी प्रेजेंस से कभी भी इंप्रेस या डिस्टर्ब्ड नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल ही होता। इंडिकेटिव इज इंडेफिनिट इंडिफरेंस। फिजिक्स बताती है साइलेंट कॉस्मोस, क्वांटम फिजिक्स हो, कॉस्मोलॉजी हो, सब थ्योरीज कहती हैं कि कॉस्मोस न्यूट्रल है, उसका कोई एजेंडा नहीं। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है एक साइंटिफिक नेसेसिटी की वजह से, ना कि किसी पर्पस के लिए। आइंस्टाइन के इक्वेशंस, बिग बैंग, डार्क मैटर, सब नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसमें ह्यूमन सिग्निफिकेंस नहीं दिखाई देती। यूनिवर्स के लॉज इन डिफरेंट अप्रोच रखते हैं तुम्हारे दुख, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे लव अफेयर्स से। फंक्शन तो करते हैं किसी इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के बिना। यूनिवर्स नाप करता है, नंबर्स फॉलो करता है, और तुम इन योर सेल्फ सेंटर्ड माइंड तरकीब लगा रहे हो कि यूनिवर्स तुम्हें गाइड करेगा। हट मतलब सब महसूस होता था ही अपने ईगो की वाली बात है। रिजिड येट अनकेयरिंग। एक पेड़ जो खुद ग्रो करता है, पेड़ नहीं सोचता कि तुम उसकी छांव में नाश्ता कर रहे हो। ओशन वेव्स अकेले अपने डायनामिक्स फॉलो करते हैं, तुम्हें नहीं नोटिस करते। पूरे यूनिवर्स को देखो, सब अपने ओन रिदम फॉलो करता है। वो हार्श, इंपार्शियल, न्यूट्रल। कभी कॉस्मिक स्टॉर्म चलती है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स जो लाइट ईयर्स दूर हो, उनसे तुम्हारी जिंदगी का क्या लेना देना? तुम सेफ हो आउटसाइड जियो सिंक्रोनस जोन, तो इफेक्ट भी मिनिमम। पर इन सबको ऑब्जर्व करके ह्यूमंस क्या कहते हैं? वाह, क्या व्यू है! नेचर ने आज फिर खूबसूरत पेंटिंग बनाई। वो ऑ है जो तुम फील कर रहे हो अपने साइकी में, पर कॉस्मोस खुद इंडिफरेंट ही रहता है। एग्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म की तरफ सोचो। अगर यूनिवर्स केयर नहीं करता, अगर किसी डिवाइन क्रिएटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर कोई कॉस्मिक मोरालिटी नहीं है, तो क्या सब मीनिंगलेस है? एग्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म कहता है लाइफ हैज नो ऑब्जेक्टिव मीनिंग। तुम कुछ रीजनेबल बना रहे हो अपने लिए, साइंस, एथिक्स, फैमिली, सब मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं। पर अगर कॉस्मोस इंडिफरेंट है, अगर एग्जिस्टेंस वो सिग्निफिकेंस है, मेनली एक कॉस्मिक श्रग है, फिर क्या तुम्हारी भी सारी सीरियसनेस एक इल्यूजन है? लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर का होना नॉर्मल है। तुम रियलाइज करते हो कि सब कुछ नेग्लिजिबल है, और इस रियलाइजेशन पर तुम डिस्टर्ब हो जाते हो या फिर बटरफ्लाइज की तरह फ्री। रिबेलियन वर्सेस एक्सेप्टेंस। एल्बर्ट कम्यू कहता है अगर यूनिवर्स इंडिफरेंट है तो तुम रिबेलियन करो, अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करो और फिर पर्पसफुल लाइफ खुद बना लो। तुम एक हीरो बनना चाहते हो जो इस इंडिफरेंट कॉस्मोस के सामने स्टैंड लेता है, अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करता है। कमू के फेमस एग्जाम्पल से द मिथ ऑफ सिसिफस। वो रॉक को एंडलेसली पुश करता है, रॉक गिरता है, दोबारा पुश करता है इन्फिनिट लूप में, बट उनके अंदर एक स्पार्क है, वो एक्सेप्टेंस, वो स्टबर्न जॉय है। उनका मोटो था एक को सिसिफस को खुश देखना होगा। अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट में फाइंड करते हो एक स्पार्क ऑफ जॉय, जैसे एक स्वीट थॉट, एक गुड डीड, तो तुम कॉस्मिक इंडिफरेंस को पर्पस से डिफीट करते हो। मेडिटेशन के एक रास्ता इस थॉट से तुम डीपली डिस्टर्ब हो, क्योंकि दर्द लगेगा, लोनलीनेस लगेगी। पर मेडिटेशन का आर्ट यही सिखाता है, ऑब्जर्विंग, बिना जज किए। तुम अपने अंदर की लेयर्स को देखते हो, कंफर्ट, प्राइड, फियर, एक, और फिर तुम लेट देम गो। एक्सेप्टेंस के साथ एक मेडिटेशन, आपका कॉन्शियस सेल्फ कॉस्मोस का एक छोटा माइंडफुल इको। ऐसा सोचो जैसे एक साइलेंट लेक
जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो, पर लेक खुद अवेयर नहीं, तुम रिफ्लेक्शन हो जो लेक ऑब्जर्व कर रहा हो। प्रैक्टिकल पैराडॉक्स, अब तुम अपनी जिंदगी में लौट के आते हो। वो कोई इमोशनल टर्बुलेंस था, वो सक्सेस का मोमेंट, वो हार्ट ब्रेक, सब कुछ मोमेंटरी है, अनस्टेबल, पर उनमें तुम फेस्टिवल्स बनाने का पावर है। इट्स लाइक यू डिसाइड कि आज तुम इक्वालिटी प्रमोट करोगे या तुम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी शेयर करोगे। तुम्हारा इंटेंशन अफेक्टेड हो सकता है सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू, पर तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो फिर भी मीनिंगफुल। अगर यूनिवर्स इंडिफरेंट है फिर भी तुम मीनिंगफुलनेस क्रिएट कर सकते हो। इमोशनल एंकर, आंखें बंद कर एक लम्हा दूर करो, धीरे से एक स्माइल हिल रही हो और एक जेंटल काल्म इनसाइड रीच करती हो, क्योंकि तुम अवेयर हो कि तुम हो, और तुम्हारा अवेयरनेस नो जोक है। जिंदगी एक छोटा मोमेंट है, चाहे कॉस्मोस डिसमिसिव हो जाए, तुम प्रेजेंट हो और उस प्रेजेंस को चेरिश करो। ट्रांजिशन टू सेगमेंट 7। अगर यूनिवर्स तुम्हें इग्नोर करता है तो क्या जो तुम देख रहे हो उसकी खुद ही एक इल्यूजन हो? अगला सेगमेंट हम बात करेंगे माया, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। क्या तुम्हारी रियल रियलिटी फॉल्स हो सकती है? कॉस्मिक इंडिफरेंस से भी आगे, जब सब कुछ एक इल्यूजन ही हो। रात का सफर और भी गहरा होने वाला है। रात का अंधेरा अब और गहरा है, हवा में हल्की सी ठंडक है, समय मानो ठहर गया हो। इन उस शांत स्थिर क्षणों में एक सवाल तुम्हारे मन में आया है, इस पूरे वर्ल्ड का जो शेप तुम देख रहे हो, क्या वह सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ एक इल्यूजन है? हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता में सदियों से हम इस कॉन्सेप्ट को पाते हैं, माया। माया मतलब है इल्यूजन या सपने जैसी परछाई। वो घमंडी चादर जो हमें सच्ची वास्तविकता से दूर रखती है, जैसे एक मिले जुले सिनेमा प्रोजेक्शन की तरह जो हमारी सीमित इंद्रियों को रियल सी लगती है। फिलोसॉफिकली डिस्टर्बिंग साइड क्या है? अगर सब एक इल्यूजन है तो तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा खुद का मैं, सब झूठ की प्रोजेक्शन है। और अगर सब कुछ इल्यूजन है तो फिर रियल क्या है? माया की प्राचीन जड़ें। हिंदू धर्म और वेदांत फिलॉसफी में माया को एक केंद्रीय कॉन्सेप्ट माना गया है, खासकर अद्वैत वेदांत में, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया। उनका कहना था, ब्रह्मंड, अल्टीमेट रियलिटी ही सच होता है। सब कुछ, मटीरियल वर्ल्ड, नाम रूप, सुख दुख, बस माया है। एक स्टोरी सुनी होगी, जैसे नदी अपने किनारे किनारे चलती है, पानी का फ्लो है, मगर उसमें फ्लोटिंग स्टिक को देखकर लगता है कि वो मूव कर रही है, लेकिन स्टिक नहीं मूव कर रही, पानी ही उसे अपने साथ ले जा रहा है। चारों तरफ इल्यूजन पैदा होती है, लेकिन जब तक तुम समझ नहीं पाते तब तक वह इल्यूजन ही रियलिटी बन जाती है। प्लेटो की केव एनालॉजी और माया की साम्यता। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी गुफा की उपमा केव एनालॉजी में कहा था, हम एक गुफा में बंद हैं, सिर्फ शैडोज देख सकते हैं, जैसा हमारी सेंसेस हमें दिखाती है। मतलब हमारी इंद्रियां जो फिल्म स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करती हैं वो डिस्टॉर्टेड होती हैं, वो असली चीज को शो नहीं करती। गुफा में से बाहर निकलो तो एहसास होता है जो दिख रहा था वर्ल्ड सब इल्यूजन था। माया भी वैसा ही फिल्म है, असर तो स्ट्रांग होता है जब तक हम जागते नहीं। सिमुलेशन थ्योरी से माया का कनेक्शन हम पिछले सेगमेंट में सिमुलेशन हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे थे, जो सजेस्ट करता था वर्ल्ड आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग हो सकता है। माया भी वही आइडिया इको करती है, एक रियलिटी उस पर्दे के पीछे छुपी है, लेकिन हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देती। शायद हम खुद कोड नहीं, लेकिन हमारा परसेप्शन डिस्टॉर्टेड है, इसलिए हम जो देख रहे हैं वो केवल रिलेटिव रियलिटी है, नॉट एब्सोल्यूट। एक पेंटर कैनवस पर रियल सीन पेंट करता है, मगर व्यूअर के लिए वो सीन रियल लगने लगते हैं। माया के डीप डिस्टर्बिंग इंप्लीकेशंस। अगर सब माया है, हर रिश्ता, हर इमोशन, हर एक्सपीरियंस, तो ट्रेजेडी, हार्ट ब्रेक, जुबां जुबां की बात, सबका क्या मतलब? और अगर तुम रियल हो भी हो तो रियल आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अज्ञात, अनजाना रियलिटी कैसे पहचाने? यह बहुत ही डीपली डिस्टर्बिंग है, फिलोसॉफिकली और इमोशनली। एक तरफ डीप लॉन्गिंग होती है एक्चुअल रियलिटी की, निर्वाण की, शांति की,
पर दूसरी तरफ अटैचमेंट होती है वर्ल्ड की इल्यूजनिश ब्यूटी से। माया को हाथ लगाना फिलोसॉफिकल योगी कहते हैं। वर्ल्ड को माया समझकर ऑब्जर्व करना नहीं रोकता, बल्कि इसे डीकंस्ट्रक्ट करना है। वो कहते हैं तुम्हारा मन, बॉडी, इमोशंस सभी माया हैं, पर ऑब्जर्व करो उन्हें तो दिल की वो धड़कनें, वो सुकून, वो पीस एक अलग लेवल की अवेयरनेस लाते हैं। सो तुम देख रहे हो, फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहे। ये शिफ्ट एक जेंटल अवेकनिंग लाता है। मेडिटेशन में माया का प्रयोग, ध्यान मेडिटेशन प्रैक्टिसेस विजुअलाइजेशन का उपयोग करती है। बॉडी को कैंडल फ्लेम मानना, थॉट्स को क्लाउड्स। तुम बॉडी को मोमबत्ती समझो, जगमगाती है, गिट्टी है, वजह है सब इल्यूजनिकल नेचर। और थॉट्स को बादलों की तरह देखो, उसी आसमान में एक मोशन में मूव करते हैं, फिर फेड हो जाते हैं। अगर तुम दिन भर सेवारा कर रहे हो तो रियल है, पर फिर भी इसे कॉन्शियस अवेयरनेस से मॉनिटर करते हो। माया बनाम ड्रीम एनालॉजी, आपने कभी लूसिड ड्रीमिंग सुना है? ड्रीम के अंदर भी अवेयरनेस होती है। जब ड्रीम के अंदर होते हो वो रियल लगता है, रियल फियर होता है, रियल जॉय होता है। वो ड्रीम वेक होने पर फेड होता है। माया भी वैसा ही है। आप जो रियल बना एक्सपीरियंस कर रहे हो वो ड्रीम लाइफ तो नहीं, वेक लाइफ है, पर मैकेनिज्म सेम है। इसका इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप्स अगर माया है, तब रिश्ते का मायने क्या रहेगा? पैराडॉक्सिकली रिश्ते मीनिंगफुल होते हैं क्योंकि आप कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, अवेयर कि आप ही इल्यूजन के हिस्से हो, या कम से कम कोशिश कर रहे हो। जैसे कोई एक्टर ब्रेक करते हुए भी अपने रोल में हो सकता है, पर एक्टर का अपने स्क्रिप्ट प्रेजेंस से तुम बेहतर परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। रियलिटी का टेस्ट कल्पना करो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, सोचो ढेर सारी चीजें, जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज, फेवरेट फूड, डीपेस्ट सैडनेस, सब इल्यूशंस हो सकती हैं, पर स्टिल फील रियल। यह इल्यूजन आपको अनलॉक कर रही है डीपर सेल्फ अवेयरनेस तक, जो रियलिटी और इल्यूजन दोनों से परे है। और उस डीप अवेयरनेस में अंतर देखने से मन शांत होता है। पीएस आती है, ट्रांजिशन टू फाइनल सेगमेंट। अगर सब माया है, इल्यूजन है, तब भी हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अवेयरनेस। अगला और अंतिम सेगमेंट हम बात करेंगे इटर्नल रिटर्न और इमॉर्टैलिटी के बारे में, जहां हम सोचते हैं अगर तुम्हें बार बार ये इल्यूजन रिपीट करनी हो, क्या तुम होल्ड करोगे या मरना आसान है? रात अब और गहरी हो रही है, जैसे रात का अंधेरा गहराता जा रहा है, वैसे ही हमारे विचार भी गहराई में उतर रहे हैं। आज हम एक ऐसी डीपली एग्जिस्टेंशियल और जरा अविश्वसनीय थॉट के साथ चलने वाले हैं, इटर्नल रिटर्न। नीचे का लिए कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब करता है, मतलब तुम्हें यही जिंदगी एक बार नहीं सैकड़ों बार, अनंत बार जीनी होगी, वही वही दोहराना पड़ेगा। हर खुशी, हर दर्द, हर आकंठ मोमेंट। सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि ये एक सीक्वल नहीं बल्कि इन्फिनिट लूप है, तो क्या तुम उठकर अब वही जिंदगी जियोगे? क्या तुम वही दोस्तों से वही बातें करोगे, या बस एक एक्टर जोड़ला बनकर उसी रूटीन में एक अजीब गहरे एक्सेप्टेंस में फंस जाओगे? कॉन्सेप्ट की शुरुआत और तार्किक अर्थ नीत्शे ने यह सोचा था, क्या हो अगर कॉस्मोस एक रिपीटिंग पैटर्न हो, नॉट नेसेसरली कॉस्मिक फिजिक्स बट थियोरेटिकल एग्जिस्टेंशियल रेपिटेशन। जिंदगी का हर पल, खुशी, परेशानी, हर डिसीजन, हर इमोशन दोहराएं इन्फिनिटली। इतना डिस्टर्बिंग क्यों है? क्योंकि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मॉन्स्टर एकदम सामने आ जाता है। क्योंकि तुमसे कहा जा रहा है इसे एक बार नहीं, बहुत तमाम मौकों पर फिर से जिएं। तो क्या यही साबित करता है कि तुम्हारी जिंदगी वर्दी है? एक सवाल जो तुम्हारे अंदर एको करेगा, अगर किसी भी लम्हे में तुम महसूस करते हो कि यह जिंदगी असहनीय है, तो क्या उसे खत्म करना बेहतर होगा? क्योंकि तुम्हें उसे हर बार दोहराना पड़ेगा, बिना एस्केप, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एग्जिस्टेंशियल पहलू पार। नीचे डंपस्टर में नहीं जाना चाहते, वो चाहते थे एफर्मेशन के रास्ते। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी को इसी तरह जोर जोर से अफर्म कर सकें, हर सुख और दुख, हर गलती और हर जीत को कंडीशनली एम्ब्रेस करें, तो जीवन मीनिंगफुल हो सकता है। यह देखा जाए तो यह एक तरह की रैडिकल एक्सेप्टेंस की कला है कि हम अपने सभी हिस्सों से, गुड और डिस्ट्रक्टिव दोनों, एक एब्सोल्यूट हां कह दें।
अपनी जिंदगी को ऐसे अपनाओ जैसे आप उससे पूछते हो, आर यू वर्थ रिपीटिंग फॉर एवर? और जब तुम कह दोगे यस, तो तुम अपनी एग्जिस्टेंस को डिग्निटी और कॉस्मिक सिग्निफिकेंस दे रहे हो, इवन इन एन इंडिफरेंट यूनिवर्स। इमोशनल डेप्थ और इंटरनल डायलॉग। अब सोचा जाए खुद से, क्या तुम तैयार हो? इमेजिनरी सिनारियो, तुम एक रिपोर्ट सुनते हो, तुम्हारी जिंदगी रिकॉर्डेड है एंड अगेन रीप्ले होगी। तुम्हें वही जर्नी करनी है, नो स्किप, नो फास्ट फॉरवर्ड, नो एडिट। रात में जब तुम पलटते हो बेड में, तुम सोचते हो फिल्म में फ्लॉज हैं, तो क्या वो फ्लॉज तुम मानोगे? फिर भी ही इसे जी कर जाएंगे? यह सवाल डिस्टर्ब कर देता है। तुम एक ही समय पर मन में होप, डिस्पेयर, थ्रिल, एग्जॉस्शन सब फील करते हो। फ्रीडम, बर्डन और ब्लेसिंग। यह कॉन्सेप्ट पैराडॉक्स में फंसा है। फ्रीडम और बर्डन एक साथ आते हैं। ऑन वन हैंड तुम जाहिर तौर पर फ्री हो, तुम्हारा लाइफ रिपीट हो रही है, फिर भी तुम उसे डीपली फील करने के लिए फ्री हो। दुनिया का पर्सपेक्टिव तुम्हारे सामने है। लेकिन दूसरी तरफ ये इतने बोझिल होते हैं कि शायद तुम गुलाबी चश्मे नीचे से भी खुद नहीं ना चाहो। जैसे कोई एक्टर हो जो एक ही स्क्रिप्ट हर बार दोहराता है। ये उसका बैज ऑफ ऑनर हो सकता है, या उसकी फिराक मैकेनिज्म, एक सामान रूटीन जो उसकी एसेंस को खत्म कर देता है। नीचे तो चाहते थे कि यह कॉन्सेप्ट तुमको शार्पन कर दे, कि तुम थिंकिंग ह्यूमन बनो, जियो तो जी को, क्योंकि तुलना में तुम्हारी जिंदगी प्रोफाउंडली वैल्यूएबल हो सकती है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, यह थॉट एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब करता है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल सेल्फ स्क्रूटनी बनता है। तुम खुद को जज करते हो, क्या मैं वर्दी हूं? खुद को परखना एक ब्लेड होल्डिंग की तरह है। दुहक, रिग्रेट्स, गिल्ट, फिर भी ब्रेथ से लाउडली कहते हो मैं चुनता हूं। और अगर नीचा हो अपना सेल्फ, तो फिर जजमेंट होता है, यह भूल क्यों थी, क्यों ऐसा किया? बरामदगी मिलती है, बचपन का दर्द, एडिक्शन पैटर्न आइडेंटिफाई करके अफर्म और री इंटरप्रेट कर सकते हो। प्रैक्टिकल अप्रोच टू इटर्नल रिटर्न। अगर प्रैक्टिकल हाउ, जिंदगी को ऐसे कंसिडर करो जैसे हर एक्शन एको होगा, हर थॉट एको होगा, और तुम उसमें बदल सकते हो। स्मॉल हैबिचुअल ट्वीक्स, जैसे काइंडनेस, फॉरगिवनेस, क्लैरिटी। नहीं कि सुनते रहना साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, मेद पूरी तैयारी कर लो। कॉन्शियसली अवेयर हो, कमी आइडेंटिफाई करो, खुद को गिफ्ट दो, जैसे जेन्युइन अपॉलॉजीज, जेन्युइन स्मॉल काइंडनेसेस। हर दिन जीना ऐसे, हर एक्ट पर्पसली रिपीटिंग होगा। यह फोर्स्ड माइंडफुलनेस का मैकेनिज्म है, एक वालंग इमोशनल डेप्थ देगा। स्लीप टाइम रिफ्लेक्शन, आंखें बंद करो, मल्टीपल लाइव्स के बीच तुम्हारा करंट वर्जन कंसेप्चुअली ब्रीदर लेता है क्या? आप सोचो, बचपन की गलती, वो गलफहमी, फिर जीत का कोई पल। वो कौन सा मोमेंट है जिसे तुम हमेशा फिर से जीना चाहोगे? और कौन सी मेमोरी है जिसे तुम दबाना चाहोगे? अंतहीन रिपीट होने का डर जिनके सामने तुम झुक जाओगे। इसके आगे यह रिफ्लेक्शन रिचुअल हो सकता है। सोते समय, इफ दिस लाइफ लूप, व्हाट मोमेंट वर्थ्स रिपीट? और एक जेंटल स्माइल स्लिप थ्रू होती है। ट्रांजिशन टू फाइनल सेगमेंट। अगर इटर्नल रिटर्न तुम्हें भी रीथिंक करवा सकती है तुम्हारा एवरी मोमेंट, तो अगला फाइनल सेगमेंट, इमॉर्टैलिटी एज अ कर्स, उसकी ऑपोजिट पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेगा। अगर जिंदगी अनंत तक बड़ी होती जाए, व्हाट देन? एवरलास्टिंग लाइफ। क्या वो ब्लेसिंग हो या टॉर्चर? रात की यात्रा ऑलमोस्ट अंत तक पहुंचने वाली है। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करो और जरा इमेजिन करो, एक टिंसल का कैंडल जिसकी फ्लेम कभी नहीं बुझने वाली। लिनियरली चलती जिंदगी में कोई एंड नहीं। हर सुबह एक बार ही नहीं, कई बार आ रही हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व आता ही नहीं, बंद होने का नाम लेता है। अभी तक हमने एग्जिस्टेंशियल अबिस के एक तरफ से तो अप्रोच किया है, इल्यूजन, रिकर्जन, इंडिफरेंस। अब हम ऑपोजिट मगर इक्वली डिस्क्वाइटिंग साइड से उतरते हैं, इमॉर्टैलिटी। क्या तुम जिंदगी के हर पल में एंडलेसली ट्रैप्ड हो सकते हो? क्या इटर्निटी का बर्डन उतना ही डिस्टर्बिंग हो सकता है जितना डेथ का आइडिया ही ओप्रेसिव हो? जिंदगी अगर इन्फिनिट हो जाए, सबसे पहले शब्द को महसूस करो, अमर।
तुम जिंदगी के सारे लेयर्स को एक्सपीरियंस करना जियो। हर पेन, हर जॉय, हर रिग्रेट, हर रिडेम्पशन, शेड्स ऑफ डॉन एंड डस्क, मिलियंस ऑफ मोमेंट्स। इनिशियली तो एक्साइट होगी तुम, क्योंकि तुम्हारा मियर इनोसेंस का नेचर अनडिस्कवर्ड होगा फॉरएवर। हर सुबह एक नई पॉसिबिलिटी, हर मोमेंट एक नए क्यूरियोसिटी से भरा। बट फिर आंगन में आता है बोर्डम। रेपिटेशन नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम ऑलरेडी जितने हुंकारे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, सब एक रिवॉल्विंग डोर हो जाते हैं जब तुम बार बार उन्हें अप्रोच करते हो। अच्छा लगता है शुरुआत में शायद, पर थोड़ी देर बाद लूप में फंसा हो तो फिर से वही खुद से सवाल आएंगे। क्या लाइफ के कोई नए फ्लेवर्स बचे हैं? क्या कुछ नया होना पॉसिबल है? मिथोलॉजी और इमॉर्टैलिटी का पर्सपेक्टिव हर कल्चर ने इस पैराडॉक्स के साथ फ्लर्ट किया है। हिंदू मिथोलॉजी में कॉन्सेप्ट है चिरंजीवी लोगों का जो अमर हैं, पर उनके स्टोरीज में अक्सर सफरिंग डजन फोल्ड होती है। एक तुलसीदास रूप में चिरजन, लक्ष्मण एज चिरंजीवी, सब लॉन्ग टर्म बोर्डम, लॉन्ग टर्म डिस्पेयर की स्टोरीज के मोटिव्स में कैप्चर होते हैं। मॉडर्न टेल्स जैसे वॉन्डरिंग जू एक्सप्लोर करता है एक ऐसा इंसान जो क्रॉस वर्ल्ड बाउंड्रीज करता है, पर हर नई ईरा में फील होता है मुझे अकेले हो गया जब एंटीक हो गया था। मॉरल होता है इमॉर्टैलिटी माइट बी अ कर्स, नॉट एन अनक्वालिफाइड गिफ्ट। फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन, डेथ एज मीनिंग। जो डिफिकल्ट या ट्रैजिक होता है उसका एक अलग वैल्यू होता है। डेथ गिव्स अर्जेंसी, गिव्स अप्रिशिएशन। इट फ्रेम्स अ लाइफ टाइम विद इन मैनेजेबल बाउंड्रीज। अगर तुम्हारा लाइफ इन्फिनिट है तो तुम्हारा पर्पस ब्रैकेट वैनिश हो जाता है। करियर फिनिश करने का टारगेट क्यों सेट करना अगर तुम्हेशा है? हर माइलस्टोन मीनिंगलेस हो जाए, क्योंकि फिनिश लाइन वहां कभी नहीं आएगा। एक फाइनाइट लाइफ का वैल्यू जनरेट होता है। हम अपनी चॉइसेस में सिंसेरिटी रखते हैं। हर सेकंड के मीनिंग का परसेप्शन प्रोपोर्शनल होता है उसकी टेम्पोरल स्कैसिटी से। साइकोलॉजिकल टोल ऑफ इमॉर्टैलिटी। सोचो एक लम्हा, तुमने हर दादी नानी ग्रैंड पेरेंट जनरेशन देखी, तुम्हारे प्यार फेड गए, इंपॉर्टेंट लोग मरे, फ्रेंडशिप्स ब्रेक हुई मल्टीपल टाइम्स, बर्थ्स और डेथ्स रेंडर रिपीटेटिव ग्रीफ। तुम उनके साथ शायद अटैचमेंट डेवलप नहीं करते, क्योंकि पता है ये सिर्फ एक और साइकिल का टेम्पोरेरी कैरेक्टर है तुम्हारी लॉन्ग सागा में। फिर तुम ड्राइव करते हो टुवर्ड नॉवेल्टी, पर न्यू रिलेशनशिप्स इमोशनल ओवरवेल्म क्रिएट नहीं करते, बिकॉज यू नो यू लिव दैट स्क्रिप्ट फॉर एवर। अटैचमेंट के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट भी वहीं बन जाती है। बिकॉज करूं ये रिस्क, क्योंकि ये ट्रेजेडी भी इन्फिनिट हो सकता है। फिजिकल वर्सेस डिजिटल इमॉर्टैलिटी। मॉडर्न ट्रांसह्यूमनिज्म के प्रोज डिस्कस करते हैं डिजिटल अपलोडिंग, क्रायोनिक्स, एआई कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। आइडिया है तुम्हारा डेटा, तुम्हारी माइंड स्ट्रक्चर एक सर्वर में स्टोर होके इटर्निटी लिव हो जाएगी। शायद तुम हार्टी हो, पर अगर तुम्हारी मेमोरी ग्रेजुअली न्यूरल हार्डवेयर फेलियर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, व्हाट रिमेन्स यू? कॉन्शियसनेस जैसा पेंट होता है हर मोमेंट, हर कॉन्टेक्स्ट में। क्वांटम इफेक्ट्स, नेटवर्क स्टेट्स, हम इस सारे डायनामिक प्रोसेस हो। द बर्डन ऑफ नॉलेज। कंटिन्यूड इमॉर्टैलिटी के साथ इंटेलेक्चुअल बर्डन भी इन्फिनिट हो जाता है। हर फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स, हर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, हर साइंटिफिक डिस्कवरी तुम्हारे अवेयरनेस में एंडलेसली इंक्रीज होगा। पहली सेंचुरी में शायद वंडर से भरोगे, पर सेंचुरीज बाद लॉजिक लूप्स, मॉरल डिलेमास एक्सटेंसिवली रीओपन होते रहेंगे। अगर तुम्हारा मेमोरी डिग्रेड नहीं होता और तुम फिलोसॉफिकल एजेंट हो रहे हो, तुम एंडलेस रिफ्लेक्शन में ट्रैप हो जाओगे। क्या तुम कांस्टेंट बिलीफ सिस्टम्स के ओवरहॉल के एंडलेस मेंटल टर्बुलेंस सर्वाइव कर पाओगे? आधी सेंचुरी रिफ्लेक्शन का मतलब उतना ही डिस्टर्बिंग हो सकता है, या शायद ट्रांसेंड हो के सबसे डिटैच हो जाओ। पर अगेन, लिविंग लाइफ टू मेंटेन एपैथी रिक्वायर्स एनर्जी दैट इटसेल्फ बिकम्स अ ट्रैप। इमॉर्टैलिटी एज अ कर्स इन फिक्शन और मॉडर्न मीडिया स्टोरीज जैसे टक एवरलास्टिंग, हाइलैंडर मूवीज। Immortals often lonely, jaded, resigned. They lose interest in human affairs. They risk becoming existential void. लिटरेचर में येट्स की शॉर्ट स्टोरीज इमॉर्टल मैन को डेथ के लिए रुतबा मिलता है,
जो इमॉर्टैलिटी का ट्रैजिक आयरनी दिखाता है। एसेंस, इमॉर्टैलिटी से तुम अपनी ओन ह्यूमैनिटी खो मर्चेंडाइज हो जाते हो, पर आयरॉनिकली क्वांटिफाई करने को ज्यादा अवेयर भी हो जाते हो। एक्सेप्टेंस और चॉइस का एग्जिस्टेंशियल एंगल, अब वही टोन में हम एक और ट्विस्ट एक्सप्लोर करते हैं, चॉइस इन इमॉर्टैलिटी। अगर मिस्टीरियसली एक जीनी ऑफर करे तुम 1000 साल के लिए इमॉर्टल बन सकते हो, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? शायद एक्सेप्टेंस के पहले तुम सब इंप्लीकेशंस एक्सप्लोर करना चाहोगे। फैमिली की मॉर्टैलिटी, रिलेशनशिप्स का एब, बोर्डम का एंडलेस इको। फिलोसोफर्स कहते हैं, nay might be a more profound existential affirmation than yes. Choosing death is choosing meaningful boundaries. It's choosing to honor finite sensations. Sleep time reflection. Letting go. अब जरा आंखें बंद करो। इमेजिन करो, एक मिथिकल संजीवनी रक्त इमरती कैल। लाइफलाइन कभी नहीं खत्म होगी। फिर सोचो, तुम अपनी सबसे अच्छी या सबसे बुरी मेमोरी याद कर रहे हो, पर यह मेमोरी के साथ अब एसोसिएटेड ग्रीफ, जॉय का इफेक्ट ग्रेजुअली लूज हो रहा है। यह डिमिनिशिंग इमोशनल रिटर्न्स का इनिशियल सिम्टम होगा। एक बड़े मिनिमल स्माइल फ्लिकर होगा। क्या वो हार्ट ब्रेक अब फोर्स लग रहा है? लवर्स की फीलिंग्स फेड, आर्ट और क्रिएशन का स्पार्क कम हो जाएगा। तुम खुद एक म्यूजियम एग्जिबिट जैसे हो जाओगे। ट्रांजिशन एंड क्लोजिंग, और अब हम स्लोली वीडियो के एंड की तरफ बढ़ेंगे। हमने एक्सप्लोर किया फॉरबिडन नॉलेज, सेल्फ इल्यूजन, फ्री विल, सिमुलेशन, सॉलिप्सिज्म, कॉस्मिक इंडिफरेंस, माया, इटर्नल रिकरेंस, और अब इमॉर्टैलिटी। यह जर्नी एक अवेकनिंग का डिस्कवरी थी, जिसमें हर कॉन्सेप्ट ने तुम्हें और अफिनिटी देखने का मौका दिया, खुद के अंदर और यूनिवर्स के अंदर। फिलोसॉफिकली डिस्टर्बिंग है, बट जब तुम इन सब रिफ्लेक्शंस को लेट गो करके गहरी नींद के लिए सरेंडर करते हो, तब तुम अपनी ओन इन्फिनिट फाइनाइट जर्नी को एक माइंडफुल एब्स्ट्रैक्शन बना देते हो। फाइनल क्लोजिंग विस्पर। इन्फिनिट एग्जिस्टेंस या फाइनाइट लाइफ, दोनों में ही एक प्रोफाउंड मिस्ट्री है। अब तुम एक गहरी सोच के साथ सोक इन करने वाले हो, और फिर नींद की बूंदें शांति के साथ आंखें बंद कर लो। लेट दिस वीडियो बी अ फ्रेंड इन रात की गर्म कंफर्ट में, एक वकील हो के गाइडेंस आफ्टर द अबिस। गुड नाइट ट्रैवलर, और पीसफुली स्लीप करो। मे बी कल सुबह इस कॉन्वर्सेशन के ट्रेसेस जेंटली फेड हो जाएंगे। बस एक जेंटल थॉट, जिंदगी फाइनाइट हो या इन्फिनिट, लेकिन तुम्हें चेरिश करना होता है हर पल।